Hello students, in this video we'll discuss chapter number 10, The Great Uprising of 1857। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1857 की अपराइजिंग को। बेटा इस अपराइजिंग को दो और नामों से जाना जाता है। एक नाम जो ब्रिटिशर्स का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है वो है सिपॉय म्यूटिनी। ब्रिटिशर्स हमेशा कहते हैं ये जो अपराइजिंग थी कोई बहुत बड़े लेवल की नहीं थी, हमारे कुछ सिपॉय थे उन्होंने म्यूटनी की थी, बस इतना ही था। पर हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो इसे कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भाई हमने पहली बार आज़ादी के लिए जो लड़ाई की थी वो कब की थी? 1857 में। बेटा क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हमें पहले तो देखना है कैसे, कब, किस किस ने इस राइजिंग में पार्ट लिया, ये राइजिंग कब हुई, फिर इस रिवोल्ट के कारण क्या थे, ठीक है, क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। स्ट्रॉन्ग सेंटर्स मतलब कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था रिवोल्ट एनवायरमेंट, ठीक है। बेटा ये पूरे इंडिया में नहीं था, कुछ पॉकेट्स में लिमिटेड था, तो उन पॉकेट्स को हम पढ़ेंगे। इफेक्ट्स एंड नेचर ऑफ द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के इफेक्ट्स मतलब प्रभाव क्या पड़े बाद में, और नेचर कैसा था। बेटा 29 मार्च 1857 को हुआ क्या, एक हमारा बहुत ही बढ़िया सोल्जर था, सिपॉय था, जिसका नाम था मंगल पांडे, जाति से ब्राह्मण, है ना, बहुत यंग, एक तो यंग ब्राह्मण और ऊपर से अपने धर्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला। कहाँ पर था बेटा ये? पोस्टेड बैराकपुर बंगाल में, ठीक है। उसे फांसी दे दी गई, मंगल पांडे को बैराकपुर में फांसी दे दी गई 29 मार्च 1857 को फॉर अटैकिंग हिज सुपीरियर ऑफिसर्स। क्यों इसको फांसी दी गई थी बेटा मंगल पांडे को? क्योंकि इसने अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया था। मतलब इमीडिएट जो इनके हेड होंगे उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो मंगल पांडे को फांसी कब हुई? 29 मार्च 1857 को। ये कहाँ से सोल्जर्स थे? बैराकपुर से, ठीक हुई बात। क्यों दी गई? क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिसर को अटैक किया। बैराकपुर से बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा दूर बेटा, फार अवे फ्रॉम बैराकपुर, बैराकपुर से दूर 90 मैन ऑफ थर्ड नेटिव कैवलरी। बेटा थर्ड नेटिव कैवलरी के 90 मैन जो बैराकपुर से थोड़ा सा दूर थे, कहाँ पर थे? मेरठ में। अब देखो मेरठ है यूपी में, बैराकपुर था बंगाल में, तो थोड़ा सा दूर नहीं, अच्छा खासा दूर था, फार अवे, दूर, है ना। उन्होंने भी मना कर दिया कि हम ये जो ग्रीस्ड कार्टेजेस हैं इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। अब मंगल पांडे को फांसी क्या हुई, ग्रीस्ड कार्टेजेस क्या थी, ये आगे चैप्टर में आपको पता पड़ेगा, इसीलिए अभी चिंता ना करें। अभी तो सिर्फ ये सोचें कि मंगल पांडे को फांसी हो गई है और जो थर्ड नेटिव कैवलरी है उसके 90 आदमियों ने, 90 मैन ने भी मना कर दिया है कि हम इस ग्रीस्ड कार्टेजेस को यूज़ नहीं करेंगे। फिर मे 9 आ गया, अभी मार्च से हम कहाँ पर आ गए? मे। 85 ऑफ दैम वर डिसमिस्ड। जो 90 लोगों ने मना कर दिया था ना कि हम इस ग्रीस कार्टेजेस को यूज़ नहीं करेंगे, उनमें से 85 को डिसमिस कर दिया गया और 10 सालों के लिए जेल में भेज दिया गया। 10 साल की सज़ा हो गई उनको। दूसरे ही दिन 10 मई को जो सिपाही थे, मतलब देखो आधे सिपाही 85 तो कहाँ चले गए? जेल में चले गए। अब जो बचे हुए सिपाही थे उन्होंने इन इम्प्रिसन्ड को बाहर निकाल दिया। बेटा यहाँ पर ये जो वर्ड है ब्रेथरन, इसका मतलब होता है भाई जैसा ही, आपका रिलेटिव, है ना। तो भाई अपने जो भाई जैसे, रिलेटिव जैसे जो कैदी थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, इन गुस्से में आए हुए कैदियों ने। फिर इन लोगों ने मिल कर के किल किया दूसरे ऑफिसर्स को और एंड अनफ्लर्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट, और यहीं से अनफ्लर किया रिवोल्ट के बैनर को। 10 मई को सिपाहियों ने, ये जो कैदी इनके ही आपस के दोस्त भाई जैसे जो लोग थे जो गिरफ्तार हो गए थे, है ना, जो जेल में बंद थे, उन्हें छुड़ा लिया, ऑफिसर्स को किल किया और यहीं से रिवोल्ट की शुरुआत की। नेक्स्ट मॉर्निंग तक ये मेरठ से कहाँ की तरफ चल दिए? दिल्ली की तरफ, जहाँ इन्हें लोकल इन्फेंट्री ने भी ज्वाइन किया।
हु डिक्लेयर देयर लॉयल्टी फॉर बहादुर शाह जफर। बेटा बहादुर शाह जफर ये लास्ट मुगल रूलर होंगे, क्योंकि बहादुर शाह जफर इसके बाद जिंदा नहीं बच पाएंगे। किसके बाद? इस रिवोल्ट को सपोर्ट करने के बाद। तो ये जो लोग थे ये दिल्ली की तरफ गए और क्या बोले कि अब हम बहादुर शाह जफर को ही एम्परर मानते हैं इंडिया का, कोई ब्रिटिश हमारे रूलर नहीं है, बहादुर शाह जफर ही हमें रूल करेंगे। देखो बहादुर शाह जफर की इस टाइम तक कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो इंडिया को रूल कर पाते, पर एक सिंबॉलिक लीडर बहादुर शाह जफर को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। द ओल्ड हैपलेस मुगल एम्परर, एज भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, पावर्स भी इतनी नहीं थी इनके पास, देन टू ठीक है इन्होंने लीडरशिप, चलो ठीक है भाई तुम मानते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो रिबेलियस सिपाहीज थे, वो सिपाही जो विद्रोह कर रहे थे पूरे इंडिया से मार्च टूवर्ड दिल्ली। मतलब देखो साउथ इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, पर दूसरे डिफरेंट पार्ट में जितने भी रिबेलियस सिपाही थे उन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च करना चालू कर दिया, और एक कॉमन कॉज था इनका टू रिप्लेस द ब्रिटिश रूल। और सब यही सोच रहे थे कि हमें ब्रिटिश रूल को रिप्लेस करना है। अभी सिर्फ कौन आ रहा है बच्चा? सिपाही आ रहे हैं, और सिपाही का कॉमन कॉज है कि हमें ब्रिटिश रूल को रिप्लेस करना है। जल्दी ही ये जो म्यूटनी सिपाहियों ने स्टार्ट की थी, ये एक रिवॉल्यूशनरी वॉर बन गई मासेस के लिए। देखो सिपाही जो उनके साथ हो रहा था ब्रिटिश आर्मी में उससे परेशान थे। अच्छा जब ब्रिटिशर्स फार्मर्स के ऊपर अत्याचार करते तो उन्हें इससे भी परेशानी होती, क्योंकि अगर 4 भाई हैं, 2 आर्मी में हैं, 2 किस खेत में किसानी करते हैं, खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो वो बहुत परेशान थे कि भाई हमारे 2 भाइयों को भी ब्रिटिश परेशान कर रहे हैं, हमें तो कर ही रहे हैं। तो ये जो म्यूटिनी जो विद्रोही सिपाहियों ने स्टार्ट की थी, ये जल्दी ही एक रिवोल्यूशनरी वॉर बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। बेटा जो रिवोल्ट था 1857 का, वो ऐसा नहीं था कि सडनली हो गया, है ना। हम लोग रात में सोए, सुबह उठे, ब्रश करते करते सोचा चलो विद्रोह कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, और रिवोल्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1763 से 1856 तक बहुत सारी क्रांतियां हुई, बहुत सारे विद्रोह हुए। देयर वर 40 मेजर रिबेलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ माइनर वन। देखो 1763 से 1856 तक 40 तो मेजर रिबेलियंस हुए हैं और हंड्रेड्स माइनर रिबेलियंस हुए थे। मतलब हम लोग इतना परेशान हो गए थे कि हर साल एक ना एक व्यक्ति रिबेलियन में खड़ा हो जाता था। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में। दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड लोकलाइज्ड इन देयर इफेक्ट्स। अब बेटा ये जो 40 मेजर रिबेलियन हुए, 100 माइनर रिबेलियन हुए, ये एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड थे। मतलब मैं रिबेलियन करने वाली हूँ, ये आपको नहीं पता, आप रिबेलियन करने वाले हो, मुझे नहीं पता, कोई थर्ड पर्सन रिबेलियन करने वाला है वो हमें नहीं पता। इसीलिए थोड़े थोड़े लोग पॉकेट्स में लड़ते रहे, ब्रिटिशर्स उन्हें फटाफट उस रिबेलियन को सप्रेस करते रहे, ज़्यादा इसका कोई फ़र्क पड़ा नहीं। बट इस म्यूटनी का जो आउटब्रेक हुआ मेरठ में, इसने एक मोमेंटम ले लिया और बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह, जंगलों में आग जैसे चारों तरफ फैलती है ना, किसी को पता नहीं होता कौन कौन जलने वाला है, क्या खत्म हो जाएगा, वैसे ही हुआ मेरठ के सोल्जर्स की अपराइजिंग में। फटाफट हर जगह ये फैल गई और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। हमारी जो ग्रीवियांसेस थी, हमारी जो परेशानियां थी, जो तकलीफें थी, उनका एक्यूमुलेशन था। रिवोल्ट ऑफ 1857 में निकला हमारा गुस्सा, ठीक है। बहुत सारी परेशानियों को हम इकट्ठा करते रहे, एक्यूमुलेट होती गई, और वो सारा हमने निकाला किस पे? ब्रिटिशर्स पे। कब? 1857 में। लोग फॉरेन रूल के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए और एक पावरफुल आउटबर्स्ट हुआ जिसने कॉलोनियल रूल के फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया। नाउ मिलिट्री कॉजेस। तो बेटा अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में सब कुछ इतना स्मूथली एडमिनिस्टर कर पा रहे थे तो उसके पीछे रीज़न था कि इन्होंने 3 पिलर्स तैयार कर लिए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पहला था सिविल सर्विसेज, टैक्स कलेक्शन करना, पॉलिसी मेकिंग, ये सारा काम सिविल सर्वेंट्स को दे दिया था। आर्मी प्रोटेक्शन के लिए थी, ठीक है, और थी कौन? पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो आर्मी बाउंड्रीज को सेफ रखेगी, सिविल सर्वेंट्स टैक्स कलेक्शन का काम करेंगे, मेजर पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। इन 3 पिलर्स के ऊपर बेस्ड था पूरा के पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन।
जो मेजॉरिटी कंपनी आर्मी थी, मतलब मेजॉरिटी में जो सोल्जर्स थे कंपनी की आर्मी में, वो थे इंडियन सिपाही, जो अपनी वैल्यूएबल सर्विसेज देते थे किसको? ब्रिटिश। पर बेटा जो इन्हें हार्श ट्रीटमेंट मिलता था ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इंडियन सोल्जर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। पे में डिस्पैरिटी थी। पे में डिस्पैरिटी का मतलब क्या हुआ बेटा? जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनका पेमेंट ज़्यादा हुआ करता था, इंडियन सोल्जर्स का पेमेंट कम हुआ करता था। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी कोई नहीं थे हमारे इंडियन सोल्जर्स के पास। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जो हायर पोजीशंस थी वो किसके? ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी। इसीलिए इनका जो बिहेवियर है वो कैसा बन गया? कन्फ्रंटनिस्ट। मतलब ये बहुत ज़्यादा टकराव वाली पोजीशन पे आ गए कि अब ये ब्रिटिशर्स को झेल नहीं पा रहे थे। इनको लग रहा था भाई हमारे लिए तुम क्या कर रहे हो, हमारे लिए तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो ना। तो इन्होंने कन्फ्रंटनिस्ट रुख अपना लिया अगेंस्ट द अथॉरिटी। जो सिपाही, मतलब ये क्या पॉइंट समझ में आया? देखो आप हमारे साथ बुरा कर रहे हो, हमें पे कम दे रहे हो, हमें लड़ने के लिए सबसे आगे भेज दे रहे हो, हमारे लिए प्रमोशंस नहीं हैं, तो इसीलिए हम अब आपसे लड़ेंगे। ये रुख अपना लिया किसने? हमारे सोल्जर्स ने। जो सिपाही थे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे बच्चा, अपने कास्ट मार्क्स को लेके, सेक्टेरियन मार्क को लेके। पर उन्हें ये भी पहनने से मना कर दिया गया। आप मुस्लिम है तो कोई तावीज़ वगैरह नहीं पहन सकते, टोपी नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। इंडियंस है तो कोई लॉकेट वगैरह नहीं पहन सकते। मतलब धर्म को पूरी तरीके से एरेडिकेट करने की बात की आर्मी में किसने? ब्रिटिश ऑफिसर्स ने। इस बात से भी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, रिसेंटेड थे कि हम क्यों कोई कास्ट मार्क नहीं पहन सकती, तो गलत है ना। हमारे यहाँ कितना वैल्यू है, किसी ने रुद्राक्ष पहन लिया, किसी ने लाल धागा पहन लिया, किसी ने काला पहन लिया, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। देखो इंडियंस में एक ताबू था कि अगर आप ओवरसीज ट्रैवल करोगे, सी को क्रॉस कर लोगे, तो आपका धर्म चेंज हो जाएगा। पर ब्रिटिशर्स ने इसको भी मैंडेटरी कर दिया कि भाई 1856 के बाद जितने भी सोल्जर्स थे वो ज्वाइन करेंगे तो उन्हें तो बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ी। बॉर्डर क्रॉस मतलब ओशन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ज़रूरत पड़ी तो आपको ओशन क्रॉस करना ही पड़ेगा, ऐसा ब्रिटिशर्स ने कंपलसरी कर दिया सबके लिए। तो सिपाही अफ्रेड थे कि भैया हमारी कास्ट तो ख़त्म हो जाएगी, है ना, हमारा जो जात है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो समझ में आया। पहली बात तो हमारी पे कम थी, हमारे इंडियन सोल्जर्स को प्रमोशंस नहीं मिलते थे। दूसरा हमें ओवरसीज़ भेज दिया जाता था जिसमें कि एक बहुत बड़ा ताबू था कि भैया अगर आप समुद्र क्रॉस करोगे तो आपकी जाति छिन जाएगी। एक और रिसेंट ऑर्डर आया कि भाई भत्ता जो फॉरेन सर्विस अलाउंसेस था वो अब ब्रिटिशर्स इंडियन सोल्जर्स को नहीं देंगे, मतलब उनकी सैलरी में एक बहुत बड़ा कट होगा। इससे और नाराज़ हो गए हमारे सोल्जर्स। बेटा उसके बाद ब्रिटिशर्स ने किया अवध का एनेक्सेशन। वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे उनके ऊपर ये बोला कि आप प्रॉपरली रूल नहीं कर पा रहे हैं, मिस गवर्नेंस है, मिस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हम अवध को एनेक्स कर रहे हैं। अच्छा अगर हम बात करें ब्रिटिश आर्मी में सबसे ज़्यादा सोल्जर्स कहाँ से ही थे? अवध से ही थे। तो यहाँ पर और उनके मन में अब आग जलने लगी कि भाई अब तो नहीं छोड़ना ब्रिटिशर्स को। दे वर मूव बाय सफरिंग्स ऑफ द पीजेंट्स एंड अदर क्लासेस। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया कि घर में 3 4 5 भाई हैं, उसमें से 2 आर्मी हैं, 3 को अगर ब्रिटिशर्स एज अ पीजेंट परेशान कर रहे हैं, मतलब किसान भाइयों को अगर पीजेंट परेशान कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो बेचारे परेशान होंगे, दुखी होंगे, है ना? तो बहुत ज़्यादा परेशान थे हमारे ब्रिटिश सोल्जर्स। किसकी परेशानी को लेके? किसानों की परेशानी को लेके, दूसरी क्लासेस की परेशानी को लेके। और बेटा कुछ आर्मी ऑफिसर ऐसे भी थे ब्रिटिशर्स की साइड से जिनमें बहुत एवेंजलिकल स्पिरिट थी, है ना। वो हमेशा क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करते रहते थे, मतलब हमारे इंडियंस को, भले वो मुस्लिम हो हिंदू को, समझाते रहते थे कि भाई आपका रिलीजन बहुत बढ़िया नहीं है, आपको कन्वर्ट कर जाना चाहिए। इस बात से हमारे सोल्जर्स और ज़्यादा परेशान थे। अब ये इमीडिएट कॉज को डिस्कस करेंगे कि भाई त्वरित कारण क्या था। मतलब ये सारे रीजन तो बहुत टाइम से चलते आ रहे थे। पीजेंट्स पहले से परेशान थे, ट्राइबल परेशान थे, है ना। कंजर्वेटिव्स ऑर्थोडॉक्सी वो एक अलग ही प्रॉब्लम में थी कि भाई हमारे धर्म के साथ क्या हो रहा है। पर ऐसा क्या हुआ जो इमीडिएट कॉज बना? तो वो था एनफील्ड राइफल्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, एनफील्ड राइफल जब इंट्रोड्यूस हुई तो
इस असंतोष में, डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष, तो इस असंतोष में बहुत ही बड़े अमाउंट में फ्यूल ऐड हुआ। ये जो आग धीरे धीरे सुलग रही थी ना, इसमें दुनिया भर का पेट्रोल डाल दिया गया। किसने? एनफील्ड राइफल के इंट्रोडक्शन ने। हम बोलते हैं ना कि यार मैं परेशान तो था ही था, पर अब कुछ ऐसा हुआ कि मैं इतना परेशान हो गया कि अब चुप बैठना मेरे बस की बात ही नहीं था। जो न्यू कार्टेजेस थी, जो एनफील्ड राइफल में डलती थी, उनके ऊपर एक ग्रीस्ड पेपर कवर होता था जो बना होता था। अब ये र्यूमर है, सही है, इसे आज तक कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। बहुत सारी बुक्स बोलती हैं ये र्यूमर है, बहुत सारी बुक्स बोलती हैं कि नहीं ऐसा ही था। तो ये जो नई कार्टेजेस थी, इनके ऊपर जो पेपर लगा हुआ था उसके ऊपर बीफ और पिग फैट से बना हुआ कवर था। ये जो ग्रीस्ड कवर था जिसको आपको मुंह से चबाना पड़ता था उस कार्टेज को लोड करने के पहले, वो गाय के मांस और सुअर के मांस से बना हुआ था। बीफ बोले तो फैट ऑफ काउ, पोर्क बोले तो फैट ऑफ पिग। तो बीफ और पोर्क मतलब गाय के मांस और सुअर के मांस से बना हुआ था वो ग्रीस्ड पेपर। ये हिंदूज और मुस्लिम दोनों के लिए ही अनएक्सेप्टेबल था कि वो उसको च्यू करें, बिटन ऑफ करें बिफोर यूज। हिंदूज आर नॉट अलाउड टू ईट बीफ एंड मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ईट पोर्क। दोनों भैया बड़े परेशानी में कि इस कार्टेजेस को यूज़ भी करना है, उसको उस जो एनफील्ड राइफल की कार्टेजेस है उसे च्यू भी करना है। तो ये तो बड़े परेशान हो गए इस बात को लेके। तो जो सोल्जर्स थे उन्हें कहा जाता था कि बाइट ऑफ द ग्रीस पेपर बिफोर लोडिंग द राइफल। राइफल को लोड करने के पहले उसे बाइट ऑफ करना पड़ता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हम ग्रेनाइट चलाते हैं उसके पहले उसकी पिन को निकालते हैं मुंह से। आप लोगों को याद भी होगा, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि मुंह से उस पिन को निकालते हैं फिर लोड करते हैं। तो ऐसे ही मुंह से इस ग्रीस्ड कार्टेज पेपर को आपको निकालना पड़ता था। इट वॉज परसीव्ड बाय देम प्लोए टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन। अब हमारे इंडियन सोल्जर्स समझ रहे थे कि ये तो हमारे धर्म को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में दोनों ही चीज़ें अलाउ थी। बीफ को भी आप फ्रीली ईट कर सकते हो, और पिग फैट को मतलब यू कैन ईट बीफ, यू कैन ईट पोर्क, बोथ आर अलाउड इन क्रिश्चियनिटी। तो भाई जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी थी, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी, वो क्या ही सोच रही थी, ये तो हमारे धर्म को ख़त्म करने की बात है भैया। अब हम इकोनॉमिक कॉजेज़ की बात करेंगे बच्चा। तो ब्रिटिश रूल ने हमारा जो ट्रेडिशनल फैब्रिक था, इंडियन इकॉनमी का जो ट्रेडिशनल फैब्रिक था, उसे तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ईस्ट इंडिया कंपनी हम इंडियंस का कर रही थी, भले वो पीसेंट हो, आर्टिशन हो, हैंडीक्राफ्ट मैन हो, इन सब का जो एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी वजह से ये सारे लोग एम्पावरिशमेंट की तरफ धकेल दिए गए थे। मतलब इनकी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी। लगभग 100 सालों तक ब्रिटिशर्स ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे हमारी इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इकॉनमी पूरी तरह कोलैप्स कर जाए। हमारी जो इंडियन इकॉनमी का ट्रेडिशनल फैब्रिक है पूरी तरह ख़त्म हो जाए, और ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ईस्ट इंडिया कंपनी करी थी उससे हमारे पीसेंट्स, आर्टिशन, क्राफ्ट्समैन सबके जीवन बद से बदतर होते चले गए। ये लोग एम्पावरिशमेंट की तरफ निकल गए, निकल नहीं गए, धकेल दिए गए। जो पीजेंट्स थे उन्हें एक्स ऑर्बिटेंट लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था। एक्स ऑर्बिटेंट मतलब बहुत ज़्यादा हाई। कई बार इन्हें पैसा उधार लेना पड़ता था ट्रेडर से, मनी लेंडर से। देखो अगर मैं इस साल इस ज़मीन के ऊपर टैक्स पे नहीं करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, तो ब्रिटिशर्स मुझे अपनी ज़मीन से ही, अपनी लैंड से ही एविक्ट कर देंगे। तो मैं अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए मैं ट्रेडर से, मनी लेंडर से पैसा उधार लूँगी, है ना। और अगर मैं ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स को टाइमली पे नहीं कर पाई तो मुझे मेरी लैंड को सील करना ही पड़ेगा। तो मतलब हमारा किसान अल्टीमेटली एक ऐसे ट्रैप में फंस गया था कि उससे ज़मीन तो छीननी ही थी, भले ही अंग्रेज छीनें या लैंडलॉर्ड्स छीनें। इवन जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ज़मींदार होते थे, जो छोटे किसानों को परेशान करते थे, वो खुद ब्रिटिशर्स से बड़े परेशान थे। जो ज़मींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो भी बहुत हैरास थे, क्योंकि उन्हें भी हायर लैंड रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को सबमिट करना पड़ता था। देखो ये है ज़मींदार, ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये है पीजेंट्स। तो पीजेंट्स से लोन कलेक्ट करने की जिम्मेदारी ज़मींदार की, और ज़मींदार को वो किसको देना पड़ता था? ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। अगर ज़मींदार प्रॉपरली इनसे वो अमाउंट कलेक्ट नहीं कर पाया डिज़ायर्ड, तो वो ब्रिटिश को नहीं दे पाएगा, तो ब्रिटिश इसकी ज़मींदारी राइट्स भी छीन लेंगे।
तो जो ज़मींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्हें भी हरास किया जाता था, क्योंकि उनके ऊपर भी हाई लैंड रेवेन्यू इम्पोज़ किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें हरास करती थी। कैसे? उनकी ज़मींदारी लैंड, ज़मींदारी राइट्स, उनके स्टेटस को फ़ोरफ़ीट करके, उनके स्टेटस को छीन कर। जो पुलिस थी, जो पैटी ऑफिशियल्स थे, जो लोअर कोर्ट्स थे, लोअर लॉ कोर्ट्स थे, उन्हें भी उन्हें भी बड़ा ही शौक आया कि किस तरीके से हम हमारे ही लोगों को एक्सप्लॉइट करें, उनसे ही छोटी-छोटी बातों के लिए पैसा लें। पुलिस में देखो बहुत सारे जो लोअर रैंक के ऑफ़िसर्स थे वो इंडियंस ही थे, जो छोटे-छोटे ऑफ़िशियल्स बने वो इंडियंस ही थे, लोअर लॉ कोर्ट्स में इंडियंस ही थे, है ना? हायर पोज़ीशंस पे ही सब ब्रिटिशर्स थे, पर ये लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे बेचा, ये भी बहुत ही नोटोरियसली करप्ट थे और छोटे-छोटे कामों के लिए इंडियंस से बहुत बड़े-बड़े अमाउंट को ले लिया करते थे, एक्सटॉर्ट मनी ऑन एनी प्रीटेक्स्ट। ये भी हम इंडियन से किसी भी बात को लेकर पैसा छीनने की कोशिश करते रहते थे। तो बात समझ रहे हो, जैसे आज हम देखते हैं कि हमें एक फ़ाइल को दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह पहुँचाने के लिए जो पैसा देना पड़ता था, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। हमारे अपने लोग ही लोगों को परेशान करते थे। जो इंडियन आर्टिशंस थे, हैंडीक्राफ्टमैन थे, वो भी ब्रिटिश प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है? एंड देयर अनफेयर टैरिफ पॉलिसीज़। हमारा गुड इंडिया से अगर ब्रिटेन जाता तो यहाँ पर उसके ऊपर बहुत भारी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती, पर ब्रिटिशर्स से जितना भी गुड इंडिया आता उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती। तो ये जो अनफेयर टैरिफ पॉलिसीज़ थी, कुछ तो इससे हमारे इंडियन आर्टिस्ट परेशान थे, हमारे क्राफ्ट पर्सन, हमारे वीवर्स परेशान थे, और कुछ तो वो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के से जो मशीन मेड था उससे भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो इनकी भी हालत बड़ी ही ख़राब थी। बेटा फिर एक बार ऐसे भी हुआ, मतलब एक बार नहीं, मतलब ऐसा भी था कि जो अपर कास्ट थी या जो मिडिल क्लासेस थी, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत कम थी। जो अपर क्लास थी, मिडिल क्लास थी सोसाइटी की, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। उनका जो पैट्रोनेज था किसका? आर्टिशंस का, राइटर्स का, स्कॉलर्स का, रिलीजियस प्रीचर्स का, वो भी थ्रेटेंड था। तो मतलब उनकी जीविका का कारण भी खत्म हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो। अपर और मिडिल क्लासेस के लिए तो हमने मान लिया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही कम है, पर देखो जब राजा हुआ करते थे तो वो बड़े-बड़े आर्टिस्ट को अपने कोर्ट में रख लेते थे और उनसे कहते थे, तुम खाने-पीने की चिंता नहीं करो, तुम्हारी फैमिली का भरण-पोषण हम कर देंगे, बस आप अपना मास्टरपीस बनाओ। राइटर को, आर्टिशियंस को, स्कॉलर्स को ये कहते थे, मतलब उनको बहुत बड़े अमाउंट में पैसा दिया करते थे, जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड की चिंता किए बिना अपनी मास्टरी के ऊपर काम करें। पर अब राजाओं का राज ही नहीं रहा, तो पैट्रोनेज कौन देगा? तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। शेयर्ड एस्पिरेशन गेव देम करेज टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जब उन्हें लगने लगा, आर्टिशंस को, स्कॉलर्स को, रिलीजियस प्रीचर्स को, ब्राह्मण्स को, क्षत्रिय को, कि भाई हमारे लिए खोने को अब कुछ नहीं बचा है, अब अगर हमें कुछ पाना है तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने लड़ाई कर दी कि भाई हमारी लाइफ में कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगा, अभी तो हम बिल्कुल बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो इन्होंने अपनी लाइफ को सुधारने के लिए आशा में, मतलब आशा होती है ना, निराशा नहीं आशा में, कि हम अगर लड़ेंगे तो कुछ अच्छा मिलेगा, इस वजह से उन्होंने लड़ाई करना स्टार्ट की, रिवोल्ट। बेटा अब हम पॉलिटिकल कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे, ये बड़े ही दुष्ट टाइप के थे। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और उस पॉलिसी के थ्रू जो एनेक्सेशन किया एक के बाद एक किंगडम्स का, उससे जो हमारे एक्स रूलर्स थे बहुत डिसकंटेंटेड हुए, उनके मन में असंतोष जागा, बहुत डिससेटिस्फाई हुए, और फिर वो आगे आए और लोगों को अपना कंधा दिया कि चलो तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो जो लॉर्ड डलहौजी था, उसकी जो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके अंदर था क्या? उसके अंदर ये था कि पहले जो किंग्स हुआ करते थे, अगर उनके अपने बच्चे नहीं होते थे तो किसी का बच्चा गोद लेके उसको राजा बना देते थे। पर लॉर्ड डलहौजी ने कहा नो 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 नो, ये अलाउ नहीं है। अगर आपका खुद का बेटा नहीं है तो आपकी किंगडम ब्रिटिशर्स की हुई। झांसी की रानी का अपना बेटा था बेटा, पर उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, उसकी हो जाती है डेथ। वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेती, तो अंग्रेज क्या कहते हैं, हाँ हम इस बच्चे को राजा नहीं बनाएंगे, अब से झांसी हमारा, अंग्रेजों का हो जाएगा। तो ऐसे ही सबके साथ कर रहे थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो इस पॉलिसी के चलते जो एनेक्सेशन किया लॉर्ड डलहौजी ने, सतारा का, नागपुर का, झांसी का,
बहुत सारे राजा बहुत परेशान हो गए। और जो टाइटल्स दिए थे जैसे नवाब ऑफ कार्नेटिक, नवाब ऑफ सूरत, राजा ऑफ तंजौर, इन्हें भी एबलिश कर दिया अंग्रेजों ने। तो तीनों जगह के राजा भी बड़े परेशान। जब एक एक्स पेशवा बाजीराव टू की डेथ हो जाती है तो लॉर्ड डलहौजी कहते हैं कि नाना साहेब जो कि ये खुद अडॉप्टेड सन है पेशवा बाजीराव के, उन्हें मैं पेंशन नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो अडॉप्शन को परमिट ही नहीं करता हूँ। तो जैसे ही डेथ हुई पेशवा बाजीराव की, लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि नाना साहेब को पेंशन नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी भैया? क्योंकि ये गोद लिए बेटे हैं, अडॉप्टेड सन है। अवध का जैसे ही एनेक्सेशन किया, क्या एक्सक्यूज दे के एनेक्सेशन किया अवध का? मिस गवर्नमेंट, कि भाई ये जो वाजिद अली शाह हैं ये प्रॉपरली तो इस पूरे एरिया को नहीं चला पा रहे हैं, तो भैया मैं इस एरिया को खुद ही चलाऊंगा। लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा कहा और एनेक्स कर लिया अवध को। ब्रोकन हार्टेड नवाब वाजिद अली शाह लेफ्ट लखनऊ इन साइलेंस, और वो चुपचाप लखनऊ छोड़ के चले गए। बट सिमरिंग डिसकंटेंट ऑफ द पीपल लेफ्ट बिहाइंड, पर लोगों के बीच में एक बहुत बड़े डिसकंटेंट को नवाब वाजिद अली शाह छोड़ कर गए। खुद तो चले गए पर लोग अपने नवाब को बहुत प्यार करते थे, तो वो बदला लेने की भावना में आ गए और ऐसी सिचुएशन बन गई जो कि बहुत ही एक्सप्लोजिव थी, जो बहुत ही अच्छे थे। नवाब वाजिद अली शाह एक अच्छे नवाब थे। तो जब वो गए ना तो बहुत सारे लोग उनके पीछे लड़ने को तैयार हो गए। अच्छा देखो, उनके जो कोर्ट थे उसमें बहुत सारे नॉबल्स थे, जेंटलमैन थे, ऑफिशियल्स थे, उनकी जॉब भी चली गई। मर्चेंट, शॉपकीपर्स, हैंडीक्राफ्ट हु हैड क्रिएटेड टू द अवध कोर्ट लॉस देयर लाइवलीहुड, उनका जीवन भी, उनकी जीविका भी, जीवन तो नहीं जिंदा तो थे पर जो सोर्स ऑफ अर्निंग था वो चला गया। मर्चेंट परेशान है, शॉपकीपर परेशान है, नॉवल्स परेशान है, ऑफिशियल्स परेशान है। क्यों? क्योंकि राजा ही नहीं रहा तो कोर्ट नहीं रहा, कोर्ट नहीं रहा तो उनकी लाइवलीहुड चल गई। जो तौलकदार थे, जो जमींदार थे अवध के, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए। वो डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर स्टेट, क्योंकि उनसे भी उनका स्टेट मतलब उनकी ज़मींदारी छीन ली गई और ये भी बहुत बड़े डेंजरस अपोनेंट बन गए किसके? ब्रिटिश रूल के। रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, जिन्हें झांसी के ऊपर बहुत प्राउड था, जो अपनी झांसी को किसकी तरह? अपनी माँ की तरह देखती थी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, द प्राउड क्वीन ऑफ झांसी, उन्हें अपने ऊपर बहुत प्राउड था, झांसी के ऊपर भी बहुत प्राउड था। वो झांसी को माँ की तरह देखती थी। उनसे भी क्या दिया गया कि भैया जो आपका गोद लिया बेटा अडॉप्टेड सन है, उसे तो थ्रॉन नहीं मिलेगा, झांसी तो अंग्रेजों का हुआ। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस किया कि जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी ना तो जो मुगल्स हैं उनसे भी किंग का टाइटल छीन लिया जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ प्रिंसेस रहेंगे। बहादुर शाह जफर के जो सक्सेसर होंगे वो रेड फोर्ट में भी नहीं रहेंगे, उन्हें एक मॉडेस्ट रेसिडेंस दे दिया जाएगा कुतुब मीनार में। वो माइटी मुगल एम्पायर जिसने खुद ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया, तो उनसे कहा गया कि तुम भी अब रेड फोर्ट को खाली कर दो जो उन्होंने खुद ने बनाया था, और कहा कुतुब मीनार में जाके रहो। बहादुर शाह जफर लास्ट रूलर हो जाएंगे मुगल डायनेस्टी के, और उनके जो बच्चे होंगे वो कोई राजा वाजा मतलब एम्परर नहीं बनेंगे, और तुम जाओ लाल किला खाली करो और कुतुब मीनार में जाके रहो। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक था उन लोगों के लिए जो मुगल्स को बहुत पसंद करते थे। अब हम पढ़ेंगे बेटा रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस को। रिलीजन मतलब होता है धर्म, सोशल मतलब होता है समाज। तो धार्मिक सामाजिक कारणों को अब हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझते थे कि हमारी जो रेस है बहुत ही बढ़िया है, हमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये जो कंटेम्पचुअस जो उनका बिहेवियर था, कंटेम्पचुअस मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण, तो इंडियंस के टूवर्ड्स वो हमेशा ऐसा ही बिहेवियर रखते थे कि बस इनकी तो बेइज्जती करनी है, इनका तो तिरस्कार करना है, और हम तो रेशली बड़े सुपीरियर हैं, इंडियंस तो रेशली इंफीरियर हैं। इस वजह से भी ब्रिटिश बहुत अनपॉपुलर हुए, अनवेलकम हुए इंडियन पीपल की नज़रों में। और ये जो एलिनिएशन था वो और बड़ा। द एलिनिएशन वॉज फर्दर एक्सेंचुएटेड बाय एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज चुन चुन के इंडिया में जो काम कर रही थी उससे ये जो एलिनिएशन था, तुम सुपीरियर हम इन्फीरियर, हमें अलग करने वाला, ये और बढ़ गया। ये जो मिशनरीज थी ये इंडियन कस्टम्स तो जानती नहीं थी, ट्रेडिशंस को जानती नहीं थी, तो इन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर हार्श अटैक करना चालू कर दिए।
और बेटा ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी ये कन्वर्जन का काम कर रही थी, हम इंडियंस को काय में कन्वर्ट कर रही थी, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रही थी। इस वजह से लोगों के मन में एक डर बैठ गया, लोगों के दिमागों में एक डर बैठ गया कि भाई अब तो हमारा धर्म भी काय में है, डेंजर में है। देखो हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं पर धर्म के केसेस में तो भैया हम बहुत ज़्यादा एक अलग ही टाइप का रुख अपना लेते हैं। तो जैसे ही लगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज तो भैया कन्वर्जन की बात कर रही हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग डर गए, हमें लगा अब तो हमारा धर्म भी गया और इसके अगेंस्ट में हमें खड़ा होना ही ठीक लगा कि भैया नहीं अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी वर प्रीवियसली डिनाइड। अच्छा, अगर पहले ऐसा होता था कि कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, जिन लोगों ने क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है उन्हें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा। जैसे एक पापा हैं, उनके 3 बेटे हैं, 3 में से 2 ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया, तो पापा बोलते थे मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे को दूंगा जो कन्वर्ट नहीं हुआ है, जो कन्वर्ट हो गया अब तुम अपने हिसाब से देखो। पर 1850 में 1850 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया। अ लॉ वॉज एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवर्सिंग दिस सिस्टम, और इस सिस्टम को रिवर्स कर दिया। उन्होंने क्या कहा, आपका बेटा क्रिश्चियन बने या हिंदू रहे हमें मतलब नहीं है, आपको उसको अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट देना पड़ेगा, भले ही वो क्रिश्चियन ही क्यों ना हो। इसके अलावा जो गवर्नमेंट थी उसने प्रोविजंस बना दिए कि क्रिश्चियन प्रीस्ट का अपॉइंट होगा, आर्मी में कंपलसरी एक क्रिश्चियन प्रीस्ट होगा, क्रिश्चियन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर टू बी इम्पार्टेड इन गवर्नमेंट स्कूल, और सरकारी स्कूलों में क्रिश्चियन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन थे वो गवर्नमेंट स्कूल में दिए जाने लगे। आर्मी में भी बेटा एक क्रिश्चियन प्रीस्ट फादर का अपॉइंटमेंट होने लग गया। ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स, अब अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उन्हें शक की नज़रों से देखने लगे। वो क्या क्या थे देखते हैं। देखो, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स इंट्रोड्यूस किए उन्हें भी व्यू किया गया सस्पिशियस, मतलब शंका की नज़रों से देखा गया। असंतोष मतलब रिसेंटमेंट की तरह, गुस्से की तरह देखा गया। वो क्या थे, जो कस्टम था सती का कि भैया किसी पति की डेथ हो जाती, मतलब किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को जब हम जला रहे होंगे तो जिंदा औरत को भी जला दो, ये जो कस्टम था इसको एबलिश कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी, जो कंजर्वेटिव लोग थे, उन्होंने बोला आप तो ये हमारे धर्म को ख़त्म कर रहे हैं। फिर लेजिस्लेशन, एक लॉ पास कर दिया जिसके अंतर्गत विधवाओं को फिर से शादी करने के राइट दे दिए गए। लड़कियों को पढ़ाने की बात कर रहे थे, तो ऐसा लगने लगा हमारी हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को कि हमारे जो रिलीजियस सोशल कस्टम हैं अब उनमें भी इंटरफेरेंस हो रहा है भैया, अब तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जबकि ये पैराग्राफ में ये जो चेंजेस ब्रिटिशर्स ने किए ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस थे, ये हमारी सोसाइटी में हमारे अपने लोगों को करना चाहिए, पर उन्होंने नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने किए, अच्छे थे, फिर भी हमारे लोगों को पसंद नहीं आए। वो लैंड जो मॉस्क्यूज और टेम्पल्स को बिलोंग करती थी अब उसके ऊपर भी टैक्स लगाने लगे ब्रिटिशर्स। इसकी वजह से और अनहैप्पीनेस की फीलिंग लोगों के मन में आई। लोग सोचने लगे बाप रे कैसे हमारी मस्जिद की ज़मीन पे टैक्स ले रहे हैं, मंदिर की ज़मीन पे टैक्स ले रही, तो गलत। स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, अब हम वो सेंटर्स पढ़ेंगे जहाँ जहाँ पे रिवोल्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, साथ ही साथ लीडर्स को भी देखेंगे। दिल्ली में लीडरशिप थी बहादुर शाह जफ़र के पास में, और ये हैं ज़ीनत महल, उनकी यंगेस्ट, मतलब जो बहादुर शाह जफ़र थे उनकी बहुत सारी वाइफ थी, उसमें से जो सबसे यंगेस्ट वाइफ थी वो थी ज़ीनत महल। ठीक है, कानपुर से लड़ रहे थे बच्चा हमारे नाना साहेब, जो अडॉप्टेड सन थे बाजीराव टूके गोद लिए बैठे नाना साहेब कानपुर से लड़ रहे थे। तात्या टोपे और अजीमुल्ला जो थे ये इनके 2 लॉयल फॉलोअर्स थे जो भी बहुत वेलियंटली, बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे। बेटा ये हैं लखनऊ से लड़ने वाली बेगम हज़रत महल, जो कि वाइफ थी वाजिद अली शाह की। बेगम हज़रत महल सीज द लखनऊ रेजिडेंसी, और जो बेगम हज़रत महल थी उन्होंने लखनऊ रेजिडेंसी को सीज कर लिया था। ये है हमारी झांसी की रानी, ये भी बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ी, बहुत ही वेलियंटली लड़ी। बेटा मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इन्हें नहीं जानता होगा। रानी ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई,
इन्होंने भी बहुत वीरतापूर्वक लड़ाई की और लड़ते लड़ते ही मर गई। सोल्जर की ड्रेस पहनी हुई थी जिस टाइम इनकी डेथ होती है ना। और हम बोलेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ाई की। जीती नहीं वो एक अलग बात है। बरेली से लड़ रहे थे जनरल बख्त खान। ठीक है, बरेली से कौन लड़ रहे थे? जनरल बख्त खान। ही ब्रॉट द बरेली ट्रूप्स टू दिल्ली। इन्होंने बरेली के ट्रूप्स को दिल्ली लेके आए। आरा से लड़ रहे थे कुंवर सिंह, जो जमींदार थे जगदीशपुर के। इनकी पास भी बढ़िया लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, बढ़िया मिलिट्री लीडर थे और चीफ ऑर्गेनाइज़र थे बिहार में इस रिवोल्ट के। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ये लीडर की तरह उभरे। बेटा जो ग्रेटेस्ट हीरोज़ थे इस रिवोल्ट के वो थे सिपाही, जिन्होंने बड़े ही डिटर्मिनेशन और बड़े बड़े ही करेज के साथ लड़ाई की। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया क्योंकि वो इंडिया जैसी प्यारी, जहाँ पर लोग एक दूसरे की बात सुनने को ही तैयार नहीं होते हैं, एक दूसरे का गला काटने को तैयार होते हैं, छोटे छोटे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को लेके एक दूसरे से लड़ने को तैयार होते हैं। ऐसी कॉलोनी कहीं और ब्रिटिशर्स को कहाँ मिलती, जहाँ ब्रिटिशर्स ने सीधी लड़ाइयाँ कभी नहीं की। एक दूसरे राजा को लड़वाया, वो लड़ लड़ के परेशान हो गए और ब्रिटिशर्स इजीली उनके ऊपर रूल करने लग गए थे। तो उन्हें लगता था यार जहाँ कॉटन है, सिल्क है, स्पाइसेस ऐसे मूर्ख लोग हैं, इनको छोड़ना तो भैया बेवकूफ़ी होगी। इसीलिए उन्होंने हर संभव कोशिश की इस रिवोल्ट को सप्रेस करने की। दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया 20 सितंबर 1857 को। जो ओल्ड एम्परर थे उन्हें जेल में भेज दिया गया। रॉयल प्रिंसेस को कैप्चर कर लिया गया एंड बचर्ड ऑन द स्पॉट, और उनके सरवर काट दिए गए, उन्हें मार दिया गया। तभी बहादुर शाह जफर को एग्जाइल में रंगून भेजा, जहाँ पर 1862 में उनकी डेथ हो जाती है। अनसंग एंड अनमोन्ड। दूसरी बात, जो मुगल डायनेस्टी थी यहाँ पर ख़त्म होती है, दिल्ली का फॉल हो जाता है, एक के बाद धीरे धीरे करके सारे लीडर्स को कैप्चर कर लिया जाता है या तो वो कहीं ना कहीं भाग भाग जाते हैं। खूनी दरवाज़ा, जो न्यू दिल्ली गेट है अपोजिट टू फिरोज शाह कोटला, इसको नाम मिला खूनी दरवाजे का। क्यों? क्योंकि 3 मुगल प्रिंसेस उन्हें यहीं मारकर, गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने की थी बेटा? कैप्टन विलियम हडसन। कैप्टन विलियम हडसन ने 1857 को 3 मुगल प्रिंसेस को यहीं गोली मार के मार दिया था, इसीलिए इसे खूनी दरवाज़ा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये वॉर फेल कैसे हो गया? तो जो 1857 का रिवोल्ट था बच्चा, ये बहुत वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, ठीक है, फिर भी पूरी कंट्री में फैला हुआ नहीं था। हमारा जो साउथ इंडिया था वो तो अनटच था। ईस्टर्न वेस्टर्न इंडिया जो थे उन्होंने पार्ट नहीं लिया। कुछ रूलर जैसे सिंधियाज ग्वालियर के, भोपाल के नवाब, बड़े बड़े ज़मींदार, मर्चेंट्स, मनी लेंडर, ये ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे। तो मेरी बात सुनो कि 1857 का रिवोल्ट हमने मान लिया कि आज तक जितने रिवोल्ट हुए उनमें बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल था, बैटल ऑफ बक्सर में झांसी नहीं, अवध, दिल्ली और बंगाल इन्वॉल्व था। पर 1857 के रिवोल्ट में इनसे भी बड़ा एक एरिया इन्वॉल्व था, पर फिर भी पूरा इंडिया तो इन्वॉल्व नहीं था। साउथ इन्वॉल्व नहीं, ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रंट इन्वॉल्व नहीं, ऊपर से जो हमारे इंडियन किंग्स हैं जैसे ग्वालियर के सिंधियाज, भोपाल के नवाब, जमींदार, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े मर्चेंट्स, ये भी ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट ब्रिटिशर्स से जुड़े हुए थे। इसीलिए इन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन किया, पर किसकी साइड से? ब्रिटिश की साइड से। जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो भी इस मूवमेंट से दूर रहे। जो रिबेल्स थे उन्हें वेपन्स की कमी पड़ी, पैसा उनके पास नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड कमांड नहीं थी, प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी। तो देखो, एक तो पहली बात कि हमारे अपने लोग अपने साथ नहीं थे, भोपाल के नवाब नहीं थे, ज़मींदार नहीं थे, तौलकदार नहीं थे, इवन सिंधियाज नहीं थे। ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है। हमारे पास उतने मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, पैसा नहीं था, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था, कोई यूनाइटेड एम नहीं था, कोई कोऑर्डिनेटेड कमांड नहीं थी। डाइवर्स एलिमेंट यूनाइट तो हो गए बस इस बात को लेके कि उन सबको ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना है, पर कुड नॉट चाक आउट एनी कंस्ट्रक्टिव प्लान फॉर फ्यूचर। पर फ्यूचर के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव प्लान उनके पास नहीं था। रिजल्ट को देखेंगे 1857 के कि भाई ये जो रिवोल्ट 1857 में हुआ उसका क्या रिजल्ट निकले।
ये आई ओपनर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि भाई ये जो हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडियन पीपल हैं, भारतीय हैं, जिन्हें हम आज तक बड़ा ही कमज़ोर डेलिकेट टाइप समझते थे, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए इनके ऊपर इतना अत्याचार भी नहीं करना कि बार बार हमसे लड़ें और एक दिन हमें भगा दें। तो जो स्ट्रक्चर था, जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उनमें बहुत सारे चेंजेस आए। पार्लियामेंट्री एक्ट आया 1858 का, जिससे जो पावर थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो छीन ली गई और ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। ब्रिटिश क्राउन बोले भैया ईस्ट इंडिया कंपनी अब तुम्हारे हमने जोड़े हाथ, तुम रहने दो, अब तुम इंडिया को नहीं संभालोगे, इंडिया को हम खुद संभालेंगे। गवर्नर जनरल के टाइटल को चेंज कर दिया गया है, गवर्नर जनरल को बना दिया गया वाइस रॉय। ठीक है, ये सेक्रेटरी के अंदर काम करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर में काम करता था। देखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो बनाया गया उसके इसको डायरेक्टली मतलब क्या करते हैं, रिपोर्ट करते थे हमारे वाइस रॉय। कैबिनेट मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको सीधे रिपोर्ट करते थे वाइस रॉय। इंडियंस विल बी इंक्लूडेड इन द पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट। अब इंडियंस को भी इंक्लूड किया गया गवर्नमेंट में। जो आर्मी थी उसे रीऑर्गेनाइज किया गया, यूरोपियन सोल्जर्स के नंबर को बढ़ाया गया, इंडियन सोल्जर्स के नंबर को कम किया गया। जो एक्सपीरियंस थे इस रिवोल्ट के, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीख लिया कि भैया जो प्रिंसली स्टेट हैं उन्हें अलाई बना के रखना है, अब उनके एरिया को एनेक्स नहीं करना है। जो पॉलिसी थी एनेक्सेशन की उसे ख़त्म कर दिया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को एबलिश कर दिया गया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कान पकड़ लिए दोनों कि अब हम कभी भी इनके सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म में नहीं बोलेंगे। अब जिंदा आदमी को जला दो, जिंदा औरत को जला दो, बच्चों की शादी कर दो, विधवाओं को जीवन भर घर में रखो, हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया, एक उद्घोषणा की, जिसमें प्रॉमिस किया कि अब वो भारतीय लोगों के, इंडियन लोगों के भलाई के लिए निरंतर काम करेंगी। नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जो हिस्टोरियंस हैं उनके अलग अलग ओपिनियंस हैं रिगार्डिंग द ट्रू नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं वो डिसमिस करते हैं कि ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, कि भाई ये जो रिवोल्ट था ये इतना सार्वजनिक रिवोल्ट तो नहीं था, ये तो सिर्फ क्या थी, सिपाही म्यूटनी थी। पर जो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस है वो इस बात को बोलते हैं कि नहीं, ये सिर्फ म्यूटनी नहीं थी, पर ये स्ट्रॉन्ग आउटबर्स्ट था जनरल कॉमन पीपल का भी। ज़रूर इमीडिएट कॉज बने हमारे सिपाही विद्रोही, पर उसके बाद इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया, इतने सारे किंग्स, इतने सारे ज़मींदार, तो आप कैसे इसको सिर्फ सिपाही म्यूटनी कह सकते हो। तो जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं वो कहते थे कि सिर्फ सिपाही म्यूटनी है, पर इंडियन हिस्टोरियंस कहते नहीं, ये नहीं है, ये तो एक स्ट्रॉन्ग आउटबर्स्ट था कॉमन पीपल का। दोज हु ज्वाइन द मूवमेंट केम फ्रॉम अ विविड बैकग्राउंड। जिन लोगों ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, पीजेंट्स भी थे, तो हमारे किंग्स भी थे, लैंडलॉर्ड्स भी थे। ये सब अपनी अपनी ग्रीवियांसेस, परेशानियों को लेकर इस रिवोल्ट से जुड़े। उनका एक ही डिटर्मिनेशन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना है। ये जो रिवोल्ट था ये फालतू नहीं गया बच्चा। जो वाइड पार्टिसिपेशन था लोगों का डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ में, जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी वो साथ में देखी गई, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ा लोगों का आपस में। लोग मतलब जो हिंदू मुस्लिम थे वो अपने एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट को रेस्पेक्ट करने लगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया उनके बीच में। इंडियन लोगों को इंस्पायर किया इसने कि भाई हम फ्यूचर में भी स्ट्रगल कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हमेशा इनसे हारेंगे, कई बार जीत भी सकते हैं। ये पहला ग्रेट स्ट्रगल था इंडियन लोगों का जो उन्होंने ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट में किया। इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 1763 से 1856 तक बहुत सारे मेजर रिबेलियन हुए। कितने? 40। 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया जिसके थ्रू आपको फॉरेन सर्विस देना अनिवार्य था। 1857 में रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, सिपाहियों ने जब रिफ्यूज़ किया कि हम ग्रेस कार्टेजेस को यूज़ नहीं करेंगे। 1858 में पार्लियामेंट्री एक्ट आया जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेके ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. ठीक है?